सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रमिक जगत के अनेक ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात माननीय डॉक्टर मनसुख जी मंडविया, माननीय श्रम एवं राज्य मंत्री भारत सरकार से आज 6 जनवरी को कार्यालय में हुई और बातचीत के दौरान एक 6 से 7 मुद्दों का एक ज्ञापन पत्र हमने माननीय मंत्री जी को सौंपा। काफ़ी चर्चा के बाद मंत्री जी ने उन मुद्दों को सुनते हुए और विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या जाननी चाहिए, जो इस प्रकार से है। पिछले 2015 के बाद से आज पर्यंत तक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको भारत में मज़दूरों की संसद कहा जाता है, ऐसी मज़दूरों की संसद जो है 2015 से आज पर्यंत तक नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ लगातार इस सरकार के सम्मुख ये मज़दूरों की संसद वर्ष में एक बार होनी चाहिए, इसका आग्रह करते रहा और इस बार भी अभी यह ज्ञापन मान्यवर मंत्री जी को हमने सौंपा है। उम्मीद है कि इस विषय पर जो है शीघ्र ही कार्रवाई होकर के इस वर्ष में यह संसद जो है संभवतः बुलाई जा सकेगी। यह एक बहुत पुरानी हमारी लंबित मांग थी। इसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में ईपीएस 95 पेंशन की चर्चा बहुत दिनों से लगातार होती आई है। ईपीएस 95 में 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलता है। अब आज के इस महंगाई भरे ज़माने में 1000 रुपये पर गुजारा करना संभव नहीं है। तमाम संगठनों के साथ भारतीय मजदूर संघ ने इस विषय को बड़ी पुरजोर पुख्ता तरीके से सरकार के सामने रखा है। अभी हमारी ये मांग है कि 1000 की राशि को बढ़ा करके युक्त तरीके से इसका विस्तार होना चाहिए, ये राशि की बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस राशि की जो भी बढ़ोतरी हो, मिनिमम तो हमने 10,000 भी मांगा है और सरकार की युक्त योजना क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी राशि बढ़ोतरी हो उसके साथ में डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते को जोड़ कर दिया जाए, ताकि जो भी राशि की बढ़ोतरी हो महंगाई के बढ़ने के कारण से फिर वो राशि घटे ना, तो डीए के साथ ईपीएस 95 जो है जोड़कर उसके भुगतान किया जाए, ये भी एक बात रही है। इसी प्रकार से ईपीएफ और ईएसआई के बारे में भी आज चर्चा हुई। ईपीएफ का जो सीलिंग लिमिट है, अर्थात 15,000 रुपये तक जो कर्मचारी वेतन पाता है, तो 15,000 रुपये तक ही उसका प्रोविडेंट फंड 12% कटता है। अगर वो 20,000 पाता है तो भी उसको 15,000 पर 12% कटता है। तो ये जो ईपीएफ की सीलिंग है 15,000, इसको बढ़ानी चाहिए। ये 15,000 की सीलिंग जो है ये बढ़नी चाहिए और ये 15,000 की सीलिंग जो है ये 30,000 होनी चाहिए। और उसी प्रकार ईएसआईसी पर भी सीलिंग लगी है 21,000 रुपये। अब 21,000 से ऊपर जो कर्मचारी वेतन पाता है उसको ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता है, उसको चिकित्सा का लाभ नहीं मिलता, उसके परिवार को चिकित्सा का लाभ नहीं मिलता और भी ईएसआईसी की सुविधाएं उसको नहीं मिलती। इसलिए ईएसआईसी की सीलिंग भी जो है वो जो है 21,000 से बढ़ कर के जो है वो 42,000 होनी चाहिए। ये भी भारतीय मजदूर संघ की जो है ये मांग है। इसी प्रकार साल में एक वर्ष में एक बार सालाना बोनस मजदूरों को मिलता है। अब ये सालाना बोनस पर भी सीलिंग लगा रखा है 21,000 रुपये। अब ये 21,000 रुपये 2014 से ये सीलिंग लगी हुई है और 2014 से आज महंगाई कहाँ बढ़ गई, आज 2025 पर खड़े हैं, तो बोनस पर भी जो सीलिंग 21,000 है उसको भी 42,000 करना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। ये अपर सीलिंग की बात है। लोअर सीलिंग भी उस पर जो है 7,000 रुपया या मिनिमम वेजेज विच एवर इज हायर, जो ज़्यादा है वो उस तरीके से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर मिनिमम वेज 7,000 से ज़्यादा है तो उसको सीलिंग मान करके उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। इसी प्रकार ग्रेजुटी की बात करें तो अभी साल में 15 दिन ही केवल ग्रेजुटी के लिए गणना में 15 दिन जोड़ा जाता है, यानी एक साल कोई व्यक्ति नौकरी करेगा तो 15 दिन की ग्रेजुटी मिलेगी। हमने उसको कहा है कि नहीं 15 नहीं, 1 साल काम करता है तो 30 दिन के हिसाब से उसको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। ये भी बात हमने आज माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख रखी है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो असंगठित क्षेत्र का है, जिसे स्कीम वर्कर के नाम पर जाना जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील वर्कर है, एनएचएम है और कई प्रकार की स्कीम्स चलती हैं। 70 लाख लोग इसमें काम करते हैं। आज उनकी स्थिति का आप आकलन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि काम के घंटे तो 8 से बहुत ज़्यादा है और वर्कलोड भी उनका ज़्यादा, लेकिन इसके बदले में उनको केवल थोड़ी मात्रा में मानधन मिलता है। हमारी आज मंत्री जी से चर्चा के दरमियान यह बात हुई कि कम से कम उनको मिनिमम वेज
के दायरे में लाना चाहिए और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। तो स्कीम वर्कर के लिए ये भी एक बड़ी महत्व का विषय हमने सरकार के सामने रखा है। और अंतिम विषय जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर से संबंधित है, वास्तव में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, शोषित है, एक्सप्लॉइटेड है, वो देश का कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है। और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष नौकरी करने के बाद भी स्थायीकरण की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो होना दूर की कौड़ी है, लेकिन मालिकों के माध्यम से वेतन का भी भुगतान उनको सही मात्रा में नहीं किया जाता। और जो वेतन दिया भी जाता है, कई स्थानों पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वेतन को वापस जो है मालिक अन्याय तरीके से उसको ले लेते हैं। तो कम से कम इसमें हमारी डिमांड है कि कानून में भी प्रोविज़न है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 25(2)(5)(a) में प्रोविज़न है कि समान काम का समान दाम मिलना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर परमानेंट वर्कर के जैसे काम करता है तो परमानेंट का स्टेटस भले ही उसको आप ना दीजिए, लेकिन कम से कम जैसे वो काम परमानेंट वर्कर के बराबर करता है उसके बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को मिलना चाहिए। ये भी मांग आज हमने माननीय मंत्री महोदय के आगे रखी है। एक मंत्री महोदय ने सारी बातों को सुनने के बाद और बड़े ही स्पष्ट तरीके से और सकारात्मक रुख अपनाते हुए ये स्वीकार किया है कि सभी मांगें भारतीय मजदूर संघ की जायज़ हैं। इन मांगों पर जो है हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। आने वाली कैबिनेट की बैठक में इन सारे मुद्दों को हम रखेंगे। हमें भी उम्मीद है कि ESIC की जो सीलिंग लिमिट है वो भी बढ़ने वाली है, EPF की जो सीलिंग लिमिट है वो भी बढ़ेगी, बोनस की जो सीलिंग लिमिट है वो भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से स्कीम वर्कर का और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का भी इस राष्ट्रवादी सरकार के रिजिम में जो है इनको न्याय प्राप्त हो सकेगा। इस समय इतना ही निवेदन करते हुए मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।